चलो भाई ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी लेक्चर हुए उसमें पिछला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिटेल में देखा, ग्राफ बनाए, सब कुछ हुआ। आज बहुत प्यारा टॉपिक है जो कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास है अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक क्या था खाली? हाँ, अब क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा की है। 50, ठीक ठीक है बेटा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ये जो पार्ट है, इतना पार्ट हमने ऑलरेडी वर्क एनर्जी पावर में सिखाया था। U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क एक्सटर्नल, याद है? तो याद रखना है हमें, पहले सिखाने से पहले ये दो बातें जो आपको बड़ी काम आएंगी और टेंशन नहीं देगा। सबसे पहला बात, जब भी हमारा फोर्स अट्रैक्टिव होगा, कैसा होगा? ग्रेविटेशनल कैसा है? अट्रैक्टिव ही तो है। जब तक फोर्स स्टॉप, रुक जा देखता हूं बाद में। फोर्स अट्रैक्टिव है, बैठ क्या बस। जब भी फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा। तो जब भी मेरा फोर्स अट्रैक्टिव हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, दुनिया की कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव साइन में आएगी, बराबर है। लेकिन अगर मेरा फोर्स रिपल्सिव हुआ, जैसे दो चार्जेस लाइक जब होते हैं, दो प्लस चार्जेस या दो माइनस चार्जेस, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो प्लस आएगी। अगर रिपल्सिव है तो उसमें भी अट्रैक्शन होता है, प्लस और माइनस, माइनस और, तो फिर नेगेटिव आएगी, बराबर है। सुनाओ, जब भी रिपल्सिव फोर्स होगा तो हमारा U पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी होता क्या मैंने बताया था? पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था, इट इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ वर्क एक्सटर्नल। काम ही किया जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा के, उसी को तो हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल या कोई भी दुनिया की पोटेंशियल एनर्जी, बराबर है। बढ़िया। तो मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास यहां पर एक मास रखा हुआ है m, ठीक है, डन। एक मास मेरा कहां पे रखा है बेटा? इंफिनिटी पर, उसका नाम है स्मॉल m, ठीक है, डन। मुझे इस पॉइंट पर, इसकी वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। क्या दोनों मास है तो क्या इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा? ये वाला जो बॉडी है स्मॉल m, यहां पर रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी, यानी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितना है? 0। तो पूरे सिस्टम का एनर्जी कितना है? 0, बराबर है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे मैं इसके पास लाऊंगा इस पॉइंट पर, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी। और अगर एनर्जी बदली, इसका मतलब मुझे काम करना पड़ेगा। काम करने के बाद ही किसी भी सिस्टम का एनर्जी बदलता है। मान लो ऐसे रखा रहे, कभी चेंज नहीं होगा एनर्जी। जब मैं इसके ऊपर काम करूंगा तो चेंज हो जाएगा, नहीं समझे? आप इसको रखे रहो जिंदगी भर, देखते रहो ऐसे, कभी कोई काम या कभी चेंज एनर्जी नहीं होगी। काम किया तो एनर्जी चेंज, और काम किया तो और एनर्जी चेंज, नहीं आया? तो काम करने से एनर्जी बदल जाती है। आप दौड़ने लगो, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा। काम ही तो है वो। बैठ रहो ऐसे कि मैं दौड़ूंगा, नहीं दौड़ सकते ना। जब भी आप सिस्टम के ऊपर काम करते हैं तो एनर्जी में चेंज आता है, इसलिए तो एनर्जी थ्योरम था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, याद है? भूल गए? तो सिंपल है कि जब भी आप काम करेंगे
तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा। फिलहाल कितना एनर्जी सिस्टम का? 0। लेकिन अगर ये वाला मास यहां पर आ जाएगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने यहां से यहां तक लाने में इसमें काम किया, बराबर है। ठीक है, डन। ये जो दूरी आपको दिख रहा है, ये जो P पॉइंट है, ये हमारे पास R है, और ये वाला पॉइंट इंफिनिटी है। तो हम लिखते हैं कि इस पॉइंट पर मैं ऑलरेडी पोटेंशियल पता कर चुका हूं। कितना पोटेंशियल था बेटा? अगर R दूरी है, पॉइंट मास है, तो इससे कोई लेना देना नहीं होता था, हमें सोर्स मास पे डिपेंड था। तो कितना होता था? माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R, स्क्वायर नहीं, सिर्फ R। तो नाउ पोटेंशियल एनर्जी होता है जिस मास को आप लेके आ रहे हैं वो, और इनटू उस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है। बोलो यस और नो। तो हमारे पास क्या हो गया? U इज इक्वल टू माइनस का कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय R। बस यही है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। यूनिट वही होगा जूल, डायमेंशन वही होगा L2 M1 T minus 2, and again this is what? स्केलर क्वांटिटी। और जब भी स्केलर चीजें होती हैं तो याद रखना है कि हमेशा कैलकुलेशन करना इजी होता है। आपने देखा कि अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो पोटेंशियल एनर्जी का साइन कन्वेंशन नेगेटिव, तो देखो ऑटोमेटिकली आया कि नेगेटिव। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे ना तो कभी नेगेटिव नहीं दिखेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R लिखते हैं, बराबर है। लेकिन ये भी नेगेटिव हो सकता है, कब? अगर अट्रैक्टिव वाला केस होगा तो। लेकिन वहां जनरली Q1 Q2 लिखा रहता है, तो प्लस प्लस है, रिपल्शन होगा। तो जनरली हमारे पास ये फॉर्मूला है, बराबर है। तो आपने देखा कि यहाँ माइनस और यहाँ, ये मैंने इसलिए बताया कि अभी क्वेश्चन आता है मन में कि सर यहाँ माइनस लगाया आपने और यहाँ तो प्लस लगाया, तो आपको ये वाले दोनों कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। चलो इसको भी समझाता हूँ कि ऐसा क्यों, बराबर है। आप सोच के देखो, क्या यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना? 0 है। आप सोच के देखना, अगर मैं जमीन से उठाऊं यहां तक लाऊं इसको, मान लो मैंने -5 इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, बराबर है। अट्रैक्टिव फोर्स है अर्थ और इसके बीच में -5। वापस अगर मैं लेके जाऊं तो +5, -5 + 5 0 हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहां पर प्लस ले लूं 5, है ना, वापस भी प्लस, तो कहने का मतलब 10 हो जाएगा ये तो अगर वहां पे मुझे 0 करना है ग्राउंड पे, तो अगर यहाँ -5 होगा तभी तो +5 करके 0 होगा। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि ये अगर माइनस है और आपको इतना ही काम करना है तो पॉजिटिव होगा, तभी तो माइनस प्लस होके 0 होगा ना, नहीं जमा। तो ये वाली बात याद रखना है, बाकी और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना काफी है। लेकिन नाउ हमें तो मेन अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखना होता है, बराबर है। तो अर्थ की वजह से जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा है कि स्फीयर की वजह से हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, जस्ट आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे? मास से। गेम ओवर ना। सुनाओ, तो हम लिखेंगे अर्थ की क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, बढ़िया। अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बढ़िया। अब अर्थ की अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखते बेटा तो कैसे? चलो मैं अर्थ बना लेता हूं एक, है कि नहीं? क्या अर्थ एक वैसा बिहेव करेगा सॉलिड स्फीयर? नहीं समझा? सॉलिड स्फीयर ही तो है। इसके 3 पॉइंट पर हम निकालेंगे। पहला पॉइंट होगा, अगर इसका मैं बोलूं कि रेडियस कितना है, कैपिटल ऑफ आर। मैंने आपसे पूछा 3 पॉइंट है, एक कहां पे? पहला सरफेस, है ना। दूसरा पॉइंट आप कहां पहुंच जाओ? एच हाइट पर। तीसरा कहां पर? कहां पर? डी डेप्थ पर। तीन ही तो केस हो सकते हैं, या तो ऊपर जाओगे, या तो सरफेस पर रहोगे, या तो नीचे जाएंगे। अब तीनों केस के लिए पता कर रहे थे अर्थ की वजह से, तो अर्थ का मास कैपिटल एम। सो नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप ये समझ पाए कि अगर इट बिहेव लाइक ए व्हाट, अर्थ इज बिहेव लाइक ए सॉलिड स्फीयर ना, तो आपको हर पॉइंट पे पोटेंशियल पता है।
तो सबसे पहला बताओ कि इस पॉइंट पर, यानी कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ की अगर मैं बात करूं बेटा, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो आप याद करिए कि हमारे पास में पोटेंशियल एट सरफेस कितना होता था, -gm/r। अरे सही है क्या? अब अगर ये वाला हमारे पास ऐसा है तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। अगर पोटेंशियल पता है तो मैंने भी बताया पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। कैसे? पोटेंशियल इनटू व्हाट, मास ऑफ द बॉडी। कौन सा मास? ये वाले बॉडी के ऊपर। तो हमारे पास मास ऑफ द बॉडी, तो कितना आंसर, माइनस का g/m बाय कितना आएगा r। तो आ गया भैया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्यू टू अर्थ। इसमें कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द अर्थ, ये क्या है, मास ऑफ द बॉडी, और रेडियस ऑफ व्हाट, अर्थ हमारे पास कैपिटल R। आया कि नहीं आया? मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे निकालना है एट हाइट h पर, हाँ है ना, तो h हाइट पर निकालने का मतलब क्या है, ये भी आपको मालूम है। कौन सा वैल्यू, स्मॉल r वाला, याद है? तो यानी अगर यहां से यहां तक की दूरी हम स्मॉल r ले लें, सही है क्या, तो जब स्मॉल r दूरी लेंगे तो क्या होगा, तो वही चीज है, पोटेंशियल एट h हाइट पर कितना होता है, -gm/ स्मॉल r, या फिर माइनस का gm/ कैपिटल R प्लस h, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर पोटेंशियल पता है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी नहीं आ जाएगी, पोटेंशियल इनटू मास ऑफ द बॉडी। तो क्या आएगा बेटा, माइनस का gm/m बाय R प्लस h। गजब ही बात हो गई तो। लेकिन अगर मैं अंदर गया तो, अगर मैं अंदर गया तो भी मुझे पता है पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर में अंदर क्या होता था, वो डरावना सा फॉर्मूला, पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट, है ना। तो इनसाइड पॉइंट पर पहले पोटेंशियल बताओ, -gm टू a, मतलब यहां पर r हो जाएगा, 2r³ ब्रैकेट 3r² माइनस जहां पर हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या सिंबल बनाया, d बनाया, बराबर है। तो मेरा हो जाएगा d का क्या, होल स्क्वायर। नहीं समझा? अगर पोटेंशियल पता है तो फिर से वही कहानी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना, पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट पर और इनटू मास ऑफ द बॉडी। तो हमारे पास आंसर आ गया पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू व्हाट, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय 2r³ ब्रैकेट 3r² माइनस d²। ठीक है कि नहीं समझा? आप इसको mgm उस फॉर्म में भी ला सकते हैं, mgh, बराबर है। वो आप दिमाग लगाना कैसे आया, ये होमवर्क है। U इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा है mgh बाय 1 प्लस h/r। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, इसी से ही आएगा ऑब्वियसली, जी का टर्म्स में रिप्लेस करना है, तो वो दिमाग आपको लगाना है कि ये कैसे आया। ये होमवर्क है, लिखिए। ठीक है, मजा आ गया भाई। तो आज हमने सीखा नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है पार्टिकल सिस्टम के लिए, 2 पार्टिकल के लिए, 3 के लिए भी निकाल सकते हैं आप। निकाल के देखो, दिखाता हूँ। आपने ये भी देखा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ कहाँ पे होगा, ये भी देखा सरफेस पे कितना होगा, h हाइट पर कितना होगा। आप चेंज भी निकाल सकते हैं। किसी ने बोला बॉडी यहाँ रखा था, h हाइट पे लेके गया, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा। तो फाइनल माइनस कैंसिल कर दो उठा के, सब तो फॉर्मूला पता है। इवन अंदर भी गए तो भी आप पता कर सकते हैं, वो भी मैंने फॉर्मूला लिख दिया है सामने। कैपिटल R रेडियस है और d मतलब डेप्थ है। सिंबल आपको याद रखने पड़ेंगे, जब तक आप समझेंगे नहीं ना तो सिंबल आपको परेशान करते रहेगा, बोलेंगे वहां तो R लिया था सर ने, यहाँ तो D ले लिया, तो गलत लिख दिए। तो जब तक आप सिग्निफिकेंस नहीं समझेंगे, ओरिजिनल एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझेंगे, तो फिर आप ये हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर मैंने पूछा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
ऑफ टू मास पार्टिकल सिस्टम, तो इसमें तो हमें टेंशन नहीं है, बोलो सही है क्या? इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कैसे, क्या क्या, ये हो गया कैपिटल एम, ये हो गया स्मॉल एम, ये कहां से लाए होंगे? इन्फिनिटी से। आर दूरी है तो इसका तो आंसर आता है, बोलो क्या? माइनस का जी एम एम अपॉन आर की दूरी, सही है क्या? लेकिन अगर 2 की जगह 3 पार्टिकल सिस्टम आ जाए, हाँ या ना? तो जब 3 पार्टिकल सिस्टम आएगा तो कैसे काम करेंगे? बहुत सिंपल है। मान लो मेरे पास में अगर 3 पार्टिकल सिस्टम है तो दैट्स वेरी इजी। मान लो मैंने ये 3 पार्टिकल बेटा यहां पे लगा दिए, पहला यहां पर, दूसरा यहां पर और तीसरा यहां पर। डन। जो यहां पर है उसका नाम दे देते हैं m1, वो भी मास m है। यहां दे दिया m2, वो भी मास m है। और तीसरा दे दिया m3, वो भी मास m है। पहले लॉजिकली बताता हूं और बाद में शॉर्टकट के हर बार करना क्या है। लॉजिक क्या है समझो। लॉजिक क्या है कि मान लीजिए जब यहां कुछ भी नहीं था, तीनों मास नहीं थे, तो खाली जगह थी। तो जब आप इसको लेके आए होंगे पहला वाला, बराबर है, तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वहां कोई फोर्स है ही नहीं। अरे भैया जब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तभी तो काम करना पड़ रहा है। अर्थ इसको खींचेगी नहीं तो मुझे काम क्यों करना पड़ेगा भाई? नहीं समझे? तो जब कोई फोर्स नहीं है यहाँ पर, तो कहीं से भी आप इन्फिनिटी से इसको जब लाए होंगे पहले वाले को, तो कोई काम नहीं करना पड़ा। समझा? लेकिन जब आपने क्या लाया, m2 उठा के, सब कहां से आ रहे हैं? इन्फिनिटी से आ रहे हैं, बराबर है। तो जब आप इसको लेके आएंगे तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। तो इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा? तो आएगा माइनस जी, है ना, सोर्स मास m, डिस्टेंस है, सही है क्या? और इस पोटेंशियल के लिए आपने यहां पर जब लाया इसको, तो इसकी मल्टीप्लाई होकर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो गई स्मॉल m इंटू स्मॉल m। बोलो जमा कि नहीं? ठीक है, क्या ये दोनों आ चुके हैं? बढ़िया। अब किसको लाए? m3 को लाए। इसको लाने के लिए आपको सिर्फ इतना ही काम करना पड़ा। लेकिन जब आप इसको लेके आए तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से भी पोटेंशियल है और इसकी वजह से भी तो पोटेंशियल है, तो इसको इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा। डबल काम, बराबर है। इसका मतलब जब इसकी वजह से काम करना पड़ेगा तो क्या? पोटेंशियल इज GM, जिसको लाते हैं वो, अपॉन दूरी नहीं आया। इसकी वजह से कितना? तो माइनस का G M इंटू एम बाय ए। तो आंसर आ गया -3 GM स्क्वायर बाय ए। एंड दिस इज व्हाट, ये मेरे सिस्टम का क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो कितने सिस्टम का? 3 पार्टिकल। अगर 4 होंगे तो उसका भी निकाल सकते हैं। अब ये तो मैंने समझाने के लिए बेटा इतना एक्सप्लेन किया, बाकी याद रखना है सिर्फ कि सारे पेयर कंप्लीट करने हैं आपको। सारे पेयर, एक भी पेयर छूटना नहीं चाहिए। देखो, क्या ये पेयर कंप्लीट, ये पेयर कंप्लीट, ये पेयर कंप्लीट। क्या अब दुनिया में कोई चौथा पेयर बना सकते हैं यहाँ पे? सोचो, नहीं बना सकते। सारे पेयर हो गए ना। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का शॉर्टकट ये है कि आप सारे पेयर ले लो और फॉर्मूला लगा दो, आपका हमेशा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कौन इन्फिनिटी से आया, किसकी वजह से क्या, ये तो समझाने के लिए मैंने बता दिया पहला। अब इसके बाद आपको सिर्फ पेयर्स कंप्लीट करने हैं, बराबर है। जब भी कंप्लीट पेयर आप बना लेंगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। लेट्स सी एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो अगर हमारे पास है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है फिजिक्स, समझा तो नहीं, और नहीं समझा तो समझ लो दर्द है ये, इतना खतरनाक दर्द कि सुधरने से भी नहीं सुधरेगा, हरिद्वार जाना पड़ता है सीधा। ये हमारे पास स्क्वायर है। क्या स्क्वायर में हम 4 पार्टिकल रख सकते हैं? रख सकते हैं या नहीं रख सकते? और अगर 4 पार्टिकल रख सकते हैं तो क्या होगा रे बाबा मामला? यहां पर m1, इस बार ऐसे रहने देते हैं, m2, m3, m4, सही है? अरे हाँ या ना, सभी का दूरी a। तो मैंने आपसे पूछा यू हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द
सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है। कैसे बनाया होगा सिस्टम? एक एक करके पहले M1 को लाया होगा, फिर M2 को, फिर M3 को, लड़ाई लड़ाई कर करके फिर M4 को। सही है। अब पूरे सिस्टम का कितना पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो आपने काम किया है वही पूरा वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। हमने क्या पढ़ा है कि जब भी आप किसी सिस्टम पे काम करते हैं तो एनर्जी चेंज हो जाती है। आप भी अपने ऊपर काम करेंगे तो आपकी भी एनर्जी चेंज हो जाएगी। एक्सरसाइज करेंगे तो भी एनर्जी चेंज, पढ़ाई करेंगे तो भी एनर्जी चेंज। शाइनिंग मारता है ना। पढ़ाई नहीं करेंगे, देखना डल हो जाएंगे आप 7 दिन में। पढ़ाई करेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। खूबसूरत भी होते हैं आप पढ़ाई करके, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप सुंदर होते चले जाएंगे। जो नहीं पढ़ते बच्चे वो देखना कितने बेकार से दिखते हैं। बेकार देखना, गोरा और काला नहीं, कॉन्फिडेंस वाली बात करो। शाइनिंग मारता है, रिफ्लेक्शन आता है कॉन्फिडेंस का, वही तो ना। सुंदरता वाला वाला नहीं, सुंदर सुंदर क्या बाहर में, परमानेंट सुंदर को है क्या, बस चमक होना चाहिए, बराबर है। तो आइए, और वो पढ़ाई से आती है। जो पढ़ाई नहीं करते उनका चमक नहीं आएगा। तो चलो भाई, ये तो यू हो गया। आप ही निकाल दो, वेट करता हूँ मैं। ऑनलाइन वाली भी निकालो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, जब भी देखें। फिलहाल ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कौन सी तारीख आज? 28। अब आपको कब मिलेगा मुझे नहीं पता, कमेंट करके बताना आपको कब मिला। बनाओ भाई, रफ में बनाइए, बाकी पूरा लिखना है आपको। खाली क्या करना है, पेयर कंप्लीट करना है। दोनों लॉजिक लगा के देखो। पहले M1 को लाए तो कितना काम, फिर M2 को लाए तो कितना काम, फिर M3 को लाए तो कितना, M4, फिर वेरीफाई करना सारे पेयर हो गए क्या। और मार्क्स कोई रखा नहीं, खाली M1 M2 के टर्म्स में निकालना है। जैसे नाम है उन्हीं के टर्म्स में आंसर निकालना है आपको, ठीक है। निकाल लेंगे। अभी आप दोनों के लिए सजा मुवक्किल हुई थी कि आप जब लेट आए तो आपको 50-50 सीटअप्स करना था, है ना। तो वो आएगा तो बोल देना कि मैंने लगा दी थी सर ने, बता, ठीक है। जबरदस्ती थोड़ी ना किसी को पढ़ा सकते हैं। 10 साल में मैंने यही सीखा। आप जबरदस्ती किसी को पढ़ा, मैं भी बहुत मारता था। ये तो 50 बोला, मैं 200 लगवाता था। बट इन पीरियड ऑफ टाइम 12-13 सालों में जो मैंने सीखा कि आप जबरदस्ती पढ़ा नहीं सकते। आप मोटिवेट तो कर सकते 5 मिनट, वो बाद में फिर भूल जाएगा। अरे आजकल तो इतने मोटिवेशन के रील चल रहे हैं, तुम ऐसे तो कर रहे दिन भर ज्ञान देते लोग, बड़ी बड़ी बातें भूल जाते ना। तो मेरी बातें कौन सी याद रखने वाली? तुमको टेक्नोमेटिक फॉर्मूले नहीं याद रहते, ज्ञान याद रहेगा क्या? कभी भी नहीं। तो ज्ञान देना बेकार है, बराबर है। ज्ञान उसको दो जो एक्सेप्ट करे। तो मैंने वो बंद कर दिया। आप, मुझे समझ में आया कि जब आपका इंटरनल मन होगा तब करेंगे आप, नहीं तो नहीं कर सकते जबरदस्ती नहीं। मन करेगा तो 4 बजे उठ के बैठेंगे। वाई चीज कभी भी क्यों नहीं लेट होती? एक आध बार रेयर हुई है वो, सबसे पहले आके खड़ी हो जाती है, देखा ना आपने। बाकी के बारे में नहीं पता, ये भी जल्दी आती है। क्यों नहीं लेट हो आप? हमेशा क्यों लेट होते हैं? ये कभी कभी क्यों लेट होती है? ये शायद मुझे लगता है 2-3 बार, कितनी बार लेट हुए होंगे आज तक? 1-2 बार, 3 बार, 5 बार पकड़ लो, 5 बार ले लो। आप हमेशा, आप समझ रहे फर्क? ये ऐसा नहीं कि एक आध बार हो गया, तो ये तो जानबूझ के हो रहा है ना। 4-5 बार होता तो कंसिडरेबल था, आंख नहीं खुली। बट कंटिन्यू होना यानी लापरवाही। तो आपको समझना पड़ेगा। अब ये मत बोल देना सर आप भी तो लेट आते हैं। अरे मेरे को थोड़ा अभी तुम्हारा रिजल्ट लाना है नीट और जेईई का, तुमको लाना है। मैं कभी भी आऊंगा कुछ ना कुछ तो पढ़ा के जाऊंगा ही। मेरा क्या है, मैं आधा घंटे भी पढ़ाऊंगा तो काफी है कि नहीं? बनाओगे आंसर? बहुत सिंपल है, पेयर कंप्लीट करना है। शादी करा दो सबकी। पहली शादी किसकी? -G M1 M2 अपॉन A। पहले भाई साहब निपट लिए। M2 M4 निपटाओ। G M2 M4 A, सही क्या? फिर तीसरे भाई साहब को निपटा दो, -M4 M3 अपॉन A। पांचवे भैया कौन? तलाक करा दिया। और ये M1 M4 इनकी शादी करा दी, है ना। माइनस ये वाले भाई साहब G M2 M3 अपॉन A। क्या सारे लोगों की शादी होगी? डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, सही बात है। ये तो मैं चाहता था कि आप बताएं, √2a। तो यहां लिख देंगे भाई साहब √2a, √2a, सही है। मजा आ गया। क्या और कोई पेयर बचा? नहीं।
M1 M2 M2 M4 M4 M3 M3 M2 M1 M4। आपकी नजर में कोई और है? और किसी का रिश्ता करा सकते हैं आप? और है क्या कोई? तलाक उलाक करा के भी करा सकते हैं, बट कोई कॉम्बिनेशन आप नहीं बैठेगा। बस शर्त ये है कि जो पेयर एक बार बन गया वो दोबारा नहीं। तो ऐसा मत कर देना कि सर एक काम करते हैं इधर लिख देते हैं इसको इधर लिख देते हैं, ऐसा नहीं, बराबर है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मल्टीप्लाई में स्केलर है तो ऐसा नहीं करेंगे। तो यही मेरा क्या हुआ आंसर। आपको नहीं आया? M1 M3 M1 M3 M1 M3, हाँ लिखा तो नहीं है। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने लिखे यहाँ पे? हाँ तो एक और ऐड करो, माइनस बताओ एक रह जाता ना अभी, G M1 M3 अपॉन A। तो कहीं भी किसी को लिखो कोई फर्क, स्केलर क्वांटिटी बिंदास ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जमा ना। तो ऐसा हम लोग डील किए आज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। 5 अगर पार्टिकल होंगे तो भी निकाल लेंगे, खाली आपको पेयर्स कंप्लीट करना है, बराबर है? तो पेयर्स कंप्लीट हो गए तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। दूसरा तरीका, पोटेंशियल पता कर लो उस पॉइंट पर, बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दो तो भी चलेगा। यानी इसमें एक और क्वेश्चन बना, कोई पूछ सकता है कि सिस्टम का पोटेंशियल बताओ, तो भी आप निकाल सकते हैं। M2 जो भी M टेस्ट मास होगा उसको गायब कर दो, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो सिमिलर आंसर आएगा, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा बस, बराबर है? तो आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा करके हमने एक सेक्शन यहाँ पर खत्म किया, ठीक है। दूसरा सेक्शन आसान है। अब कौन सा सेक्शन बचा जिसमें हम कैप्लर्स लॉ के बारे में बात करेंगे। क्या कैप्लर्स लॉ आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है? ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। उसके बाद में कैप्लर्स लॉ से निकालेंगे सैटेलाइट की डिफरेंट वेलोसिटी में क्या होगा, जैसे क्रिटिकल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, बड़ा छोटा होगा तो क्या होगा। और फिर निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। और इसके बाद में थोड़ा सा थ्योरी है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, पोलार सैटेलाइट्स क्या होते हैं। अब हमारा लास्ट में बस इतना ही सिलेबस बचा है, बराबर है? बाकी हमने सिलेबस पूरा कर लिया, और ये भी ज़्यादा टाइम का नहीं लगेगा, लेकिन ऑलरेडी हम बहुत दिनों से ही ग्रेविटेशन कर रहे हैं, बराबर है? मुझे लगता है अभी तक हमने 6-7 लेक्चर ले लिए होंगे ना। और उसके बाद में अभी भी प्रॉब्लम्स बचे हैं, खाली ये थ्योरी बची है। और ये बहुत इजी थ्योरी है, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो थोड़ा अलग था, लेकिन ये थोड़ा इजी है। तो कैप्लर्स लॉ अगर आप याद कर पाए तो, किसी को याद है क्या था? कैप्लर्स लॉ बहुत सिंपल थे। पहला लॉ था कि अगर कोई प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहा है तो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है। इसको बोलते थे लॉ ऑफ ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा और सन एक फोकाई पर फोकस रहेगा। मैंने पढ़ाया था इलिप्स के 2 फोकस होते थे, एक F1 और एक दूसरा उन्होंने लॉ बताया, ये आप खुद लिख के लाएंगे, मैं खाली बता रहा हूँ बस, इसका कोई काम नहीं ज्यादा। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया बोलता है कि कोई भी प्लैनेट अगर किसी सन के अराउंड चल रहा है तो रेडियस वेक्टर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि एरिया स्वेप आउट बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी अगर मान लीजिए, इसका कहना ये था कि अगर मान लीजिए ये हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है और सन यहाँ पर फोकस है, तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर होगा, समझ में आया? तो आपने देखा कि इतना एरिया कवर हुआ, यहाँ पर इतना एरिया, पर इसकी लंबाई ज्यादा है ना, तो ये उतना ही एरिया होगा जितना ये। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर उसने 2 आवर्स लगाए हैं तो यहाँ से यहाँ तक भी 2 आवर्स लगाए होंगे। शर्त यह है कि दोनों का एरिया सेम होना चाहिए, बराबर है? और ये भी बोल सकते हैं कि इनकी जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, और वो आता है L/2m कांस्टेंट। ये हमें थोड़ा सा काम आता है एक्सप्रेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरा आता है हमारा कि टाइम पीरियड का स्क्वायर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है R³ के
तो T1 अपॉन T2 का पावर 2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 की पावर 3। तो इनके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप उनका डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख के लाएंगे घर से, क्योंकि जो लॉ होते हैं स्टेटमेंट, हमें उनकी भाषा नहीं बदलना चाहिए ताकि वो वैसे ही कैरी फॉरवर्ड होते रहें, बराबर है। और इस टर्म को हम बोलते हैं एरियल व्हाट वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट्स हमेशा कांस्टेंट होता है, समझ में। आप ये जो आर दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में एवरेज वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि आर तो चेंज होता है ना बेटा। मान लीजिए अगर यहाँ प्लैनेट है तो ऑब्वियसली ये दूरी अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, तो कौन सा आर ले। तो आर लेने का तरीका बताया गया है कि जो हमारे पास ये प्लैनेट है ना, ये सन है, तो सन से प्लैनेट सबसे जब दूर होगा, ज्यादा बहुत दूर, इस दूरी को हम एपोजी बोलते हैं, और जो सबसे नजदीक होगा उसको हम पेरिजी बोलते हैं, नाम है, बराबर है। अगर ये R1 है और ये, तो हमने ना इसका एवरेज लेना होता है, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, R। इसी का हम लोग देते हैं टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यू, जस्ट एवरेज वैल्यू, समझा। इट इज एवरेज बिटवीन एपोजी एंड पेरिजी। एपोजी मतलब सबसे दूर वाला, पेरिजी मतलब पास में। मिल जाएगा आपको बुक में, ठीक है, ये पढ़ाने लायक नहीं था। अब हम कल से शुरू करेंगे, पहला टॉपिक है सैटेलाइट के बारे में, है ना। यहां से बढ़िया चीजें शुरू होंगी, मजा आएगा। तो कल से शुरू करेंगे सैटेलाइट के बारे में, कैसे लॉन्च होती है, कैसे प्रोजेक्ट होती है, अगर उसको क्रिटिकल वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा, ऊपर ले जाके छोड़ देंगे तो क्या होगा, इसके वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच में देंगे तो क्या होगा, इसके वेलोसिटी से ज्यादा देंगे तो क्या होगा, उसको ट्रैवल करने के लिए क्या कंडीशन है, उसको भगाने के लिए क्या कंडीशन है, बराबर है। जब सैटेलाइट बहुत दिन खराब हो जाती है, 50 साल 40 साल हो जाते हैं, उसका सोलार पैनल खराब हो जाता है, तो काम की थोड़ी ना है, तो उसको वहां घुमा के और नुकसान ही करना है। तो रिमोट सिस्टम से ये लोग बाहर भेज देते हैं, कहाँ, स्पेस में, वो फिर कहीं भी जाती है, बराबर है। उसका अनकंट्रोल है, वो कहीं भी जाएगा। इसलिए आपने सुना होगा कई बार, पुराने पुराने एस्ट्रॉइड्स होते हैं, बराबर है, ये सब यही बन जाते हैं आगे जा करके, बराबर है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कल से सैटेलाइट के बारे में देखेंगे, 1-2 दिन का थ्योरी बचा है, फिर हम लोग गेम ओवर करेंगे और फिर PYQ शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यहीं पर हम लोग स्टॉप कर देते हैं इसको।